नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना, जो 1951 में स्टार्ट हुआ था और 2017 तक ये चला। 1951 से यानी आज़ादी के बाद से स्टार्ट हुआ था और 2017 तक ये चला। ठीक है, अब बात करते हैं इसका बंद होने का, इसे समाप्त कर देने का कारण क्या रहा और एक से लेके अब तक जितने सारे पंचवर्षीय योजना हुआ था वह किस मॉडल पर आधारित था, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में किस बिंदु पे फोकस किया गया था, उन सारे फैक्ट को हम लोग देखेंगे इसमें से। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आप देख लें पूरा, और जो आपको कंटेंट थोड़ा सही लगे तो मेहनत के लिए आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, आप आराम से लाइक कर दीजिए उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से उन सारे फैक्ट को ही देखेंगे जो एग्ज़ाम में करीब करीब और उससे क्वेश्चन बराबर पूछ जाते हैं। आलतू फालतू को देखने से कुछ तो फ़ायदा होने वाला ही नहीं, खासकर ज्ञान संग्रह करना और टाइम इन्वेस्ट करना जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग सिर्फ देखेंगे इसमें। सबसे पहले अगर बात करें कि पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ था वह किसके समय हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। जाहिर सी बात है कि उस समय वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू किया गया था और सबसे लास्ट वाला जो हुआ था वो 12वीं और अंतिम था। 12वीं पंचवर्षीय योजना ही अंतिम था और ये 2017 में समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग सब बिंदुओं को देखते हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें, प्रत्येक में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा है जो फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इत्मीनान से देखिए और मुश्किल से जितना जल्दी हो सके इसे हम लोग कवर कर लेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसकी योजना अवधि अगर बात किया जाए तो 1951 में स्टार्ट हुआ था और ये 56 तक चला था। 1951 से लेके 56 तक। ठीक है, यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। उम्मीद करते हैं आप इसे देखिए, सिंपल सी बात है याद करने का तरीका। अगर आप इसको 2-3 बार देखते हैं तो याद हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से आप एक नोट्स बनाएं और नोट्स का एक डायरी रखें। उसमें से जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे या कुछ अगर याद नहीं होता है तो आप उसमें एक पेज में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम है हैरोल्ड डोमर, तो आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसे लिख लें। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना था, उसका जो मुख्य फोकस बिंदु था वो किस पे था, कृषि पे। यह योजना पूर्णतः सफल रही थी और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। ये हो गया 4 फैक्ट इसका, बस 4 ही आपको देखना है मोटा मोटी का, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी के आसपास क्वेश्चन पूछेगा आपसे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए, इसकी अवधि क्या है, 1956 से 61, और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहला हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, दूसरा पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसकी अवधि 56 से 61 तक। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो फोकस बिंदु था, इसमें औद्योगिक पर फोकस किया गया था। फैक्ट्री वगैरह, उद्योग वगैरह उसको स्थापित करने में इस पंचवर्षीय योजना का जोर था। ठीक है, यह योजना भी सफल रही और इसने 4.1% की वृद्धि दर हासिल किया था। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि मान लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो कितने प्रतिशत वृद्धि दर हासिल की थी, या इसका उद्देश्य क्या था, यह किस मॉडल पर आधारित था। तो ये सब फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आप आराम से इसे कर सकते हैं। तीसरा अगर बात किया जाए, इसकी अवधि क्या है, 61 से 66। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य फोकस था, अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर कैसे बनाना। मोदी जी भी इसी पे जोर दे रहे हैं। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये था कि अर्थव्यवस्था को गतिमान कैसे बनाएं और आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, क्योंकि उस समय चीन के साथ युद्ध हुआ था, इसी कारण यह योजना फेल हो गई। चीन से कब युद्ध हुआ था,
62 में या 65 में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन वास्तविक दर 2.4% ही रही, तो यह योजना असफल रही। बात करते हैं, जैसे युद्ध हुआ उस समय पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो गया और चाइना के साथ भी, तो थोड़ा अराजकता की स्थिति आ गया था उस समय। तो इस समय में 66 से लेकर 69 तक में कोई योजना नहीं लागू हुआ था। इसे योजना अवकाश की अवधि के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि योजना अवकाश की अवधि क्या थी, तो 1966 से 69। अब इसमें देखते हैं कि इन तीनों सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, बल्कि हर साल 1 वर्ष की योजना बनाई गई थी। हर साल 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी, ठीक है। और हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। कहने का मतलब ये है कि जिसमें युद्ध हुआ था, 2 देशों के साथ अलग अलग समय में युद्ध और 5 वर्ष के अंतराल में ही होना, ये तो थोड़ा अराजकता की स्थिति थी उस समय। और उस समय मान लेते हैं आज़ाद हुए भी 10-15 साल ही हुआ था, तो भारत की स्थिति उतना सुदृढ़ नहीं था। इस आधार पे उस समय क्या किया, इन 3 सालों में प्रत्येक वर्ष में एक एक वर्ष की योजना बनाई गई, जिसमें से कृषि उद्योग को एक समान प्राथमिकता दिया गया। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। जैसे हम लोग भी जस्ट बात किए कि भारत पाकिस्तान युद्ध, चाइना के साथ भी युद्ध हुआ और तीसरे पंचवर्षीय योजना भी विफलता रही। तो कारण यही सब था, युद्ध वगैरह था उसमें, क्योंकि उसमें भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि की अगर बात किया जाए 69 से लेके 74 तक, यानी 1969 से लेके 1974 तक, ठीक है। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। 2 उद्देश्य हैं, पहला स्थिरता के साथ विकास यानी धीमी गति से विकास करना है, और दूसरा जब धीरे धीरे धीमी गति से विकास होगा तो धीरे धीरे देश ऑटोमेटिक है कि आत्मनिर्भर बन जाएगा। आगे देखिए, इस योजना के दौरान 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कब, 1971 में। उसमें कौन थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यह योजना भी असफल रही और 5.7% विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले यह केवल 3.3% ही वृद्धि हासिल कर सकी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल हो गया। 5वें की बात करते हैं। इसकी अवधि की अगर बात किया जाए तो 1974 से लेके 1974 से लेके 1979 तक, यानी 1974 से 1979 तक थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद उद्योग और खानों को भी वरीयता दी गई थी। उद्योग हो गया, खनन, खान को मतलब आप यहाँ पे खनन समझ लें, कोयला खनन, खनिज जहाँ पे मिलते हैं उसका खनन, उसमें प्राथमिकता दिया गया था। कुल मिलाकर बात करें तो यह योजना सफल रही, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल किया था। इस योजना का ड्राफ्ट डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बना के पूछ सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो डीपी धर। अगर नाम ध्यान नहीं रहता है तो आप धर इसका लास्ट नाम याद रख सकते हैं, या फिर इसे आप डायरी में नोट कर लें। उस समय नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले 1978 में ही समाप्त कर दिया। रोलिंग प्लान। जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बनाया, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। वैसे छोटे मोटे एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि रोलिंग प्लान क्या है, लेकिन आप अगर हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे पीसीएस, यूपीपीसीएस या यूपीएससी का, तो उसमें सिर्फ ये वर्ड देगा कि रोलिंग प्लान क्या है, इस पर विचार करें।
इसमें से ये इसे किस योजना के तहत लागू किया गया था, इसे कब समाप्त किया गया, तो ये सब सारी बातें। आगे है छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि की अगर बात किया जाए तो 1980 से लेके 85 तक। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 1980 से लेकर 1985। इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी गरीबी हटाओ, और दूसरा टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य कीमतें में वृद्धि हुई और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू ने समाजवाद का अंत हो गया था। देखिए, कहने का भाव ये है कि छठी पंचवर्षीय जो योजना स्टार्ट हुआ था उसी के समय आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। इसका परिणाम क्या हुआ? मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिए गए, राशन दुकानें बंद कर दी गई। एक प्रकार की ऐसे समझ लें कि जैसे हड़ताल करना, विद्रोह करना। अगर ये मान लीजिए मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गया, राशन दुकानें बंद कर दी गई और सारे जो दुकानें आवश्यक वस्तु वाला होता है उसे बंद कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, और जब कीमतों में वृद्धि हो तो महंगाई में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगा। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया, क्योंकि देखिए नेहरू समाजवादी थे। उनका ये मानना था कि भारत को एक समाजवादी देश बनाया जाए। आगे देखते हैं, इसी योजना में समय से देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई, नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग की योजना किस पंचवर्षीय योजना के साथ शुरुआत हुई, या नाबार्ड बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 1982 में जो हुई थी, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। अगर आप प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का अवधि भी अगर याद कर लें तो मान लेते इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उसे आराम से कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का एग्जाम्पल लें कि प्रत्येक जो वायसराय था उसका कार्यकाल अगर देखें तो उस कार्यकाल को अगर देखते के साथ ही उस दौरान कोई भी अगर घटना होता है तो आप डायरेक्ट लिंक कर पाते हैं कि इस वायसराय का कार्यकाल इतना से इतना तक था, तो इसी के बीच में ये घटना हुआ था। खैर, जब हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो हम लोग आराम से इसे समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यह योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि दर हासिल किया था, यानी छठी पंचवर्षीय योजना सफल हुई। अब बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1985 से लेकर 1990 तक थी। कब? 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है। इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। साथ ही साथ इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता दिया गया, यानी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया था। इसका अगर विकास लक्ष्य की बात की जाए तो यह 5.0% था, लेकिन इसने 6.0% की वृद्धि दर हासिल किया। तो इस आधार पर कर सकते हैं कि यह भी योजना लगभग सफल रही। वार्षिक योजनाएं केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू न हो सकी। इस कारण 1990 से 91 और 1991 से 92 2 वर्ष योजनाएं बनाई गई थी। अब बात करते हैं हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1992 से 1997, यानी 1992 से 1997 तक। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। अब बात करते हैं, आप पढ़े होंगे कि मानव संसाधन।
संसाधन कई तरह के होते हैं, उसमें से एक होता है मानव संसाधन। अगर आप नहीं समझते मानव संसाधन क्या है तो थोड़ा मैं से बता देता हूँ आपको। सिंपल सी बात है, जापान जैसे देश में इतने सारे वैज्ञानिक इतने साइंटिस्ट या तरह तरह के बुद्धिजीवी लोग हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे बचपन से ही जैसे हम लोग किसी बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, विकसित देश में मानव को भी एक पूंजी के समान माना गया है, उसे एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका गार्जियन या आप कहीं भी जॉब करते हैं तो उस पैसे से आप कोचिंग लेते हैं, तो ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरह का मानव संसाधन हुआ, क्योंकि इसी संसाधन ने जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये संसाधन जितना आप में इन्वेस्ट हुआ है या आप खुद से इन्वेस्ट किए हैं उन सारे का ये रिकवर कर देगा। सिंपल भाषा में उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। यह किस मॉडल पर आधारित था? एलपीजी मॉडल पे। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। यह योजना भी सफल रही और इसके विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन इसने 6.8% वार्षिक वृद्धि दर हासिल किया। अब बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना। इसके अवधि को अगर देखा जाए, ये 1997 से 2002 तक। इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास था। जैसे जैसे हम लोग अगर स्टार्टिंग से जैसे हम देखें 1951 से लेके पहली पंचवर्षीय योजना से जो स्टार्ट किए थे हम लोग, जैसे जैसे उसमें से अगर प्रत्येक को आप ध्यान से देखें तो देश की स्थिति के बारे में धीरे धीरे देश की स्थिति कैसे कैसे सुधरा और कैसे हम लोग आज यहाँ तक आए हैं, उन सभी का एक खाका आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसे एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था नवीं पंचवर्षीय योजना का? न्याय और समानता के साथ विकास। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष लॉन्च किया गया था। यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही और इसने केवल 5.6% ही विकास दर हासिल किया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग इसे सफल कहा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कम है। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 2002 से लेकर 2007 तक थी। 10वीं 2002 से 2007, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। अगले 10 वर्षों में, ठीक है, भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी के अनुपात को 15% कम करना था। इस योजना में 8.0% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में 7.2% ही हासिल किया जा सका। आगे देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 2007 से लेकर 12 तक थी। यह योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना है। इसकी अवधि 2007 से 12 तक है। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था। इसकी थीम क्या है? तेज और अधिक समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या है? तेज और अधिक समावेशी विकास। इस योजना में 8.1% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में 7.9 की वृद्धि दर हासिल की जा सकी। यह लगभग इसे हम लोग सफल मान सकते हैं। आगे देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 2012 से लेकर 17 तक। इसे सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था और 11वीं पंचवर्षीय योजना को भी, जैसे हम लोग जस्ट बात किए भी, कि सी रंगराजन द्वारा ही तैयार किया गया था। इसकी थीम क्या है? तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास थी। यह योजना 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल यह 6.8% ही वृद्धि दर को हासिल कर सका।
तो यह योजना असफल रह गई। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे। गैर कृषि क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र के अलावा 50 मिलियन एक नए काम के अवसर पैदा करना यानी रोजगार का सृजन करना, 0 से 3 साल के बच्चे के बीच कुपोषण की समस्या को कम करना, 2017 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण यानी बिजली उपलब्ध कराना सभी गांवों में, और ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना। खैर ये सब अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो इन सारी जितने भी इसमें उद्देश्य हैं शायद कुछ कुछ पूरा हुए हैं, कुछ कुछ पूरा नहीं भी हुए हैं। तो हर गांव से अपनी अपनी शिकायतें रहती है सरकार को। खैर आगे देखते हैं। हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना, देश में 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। शायद मोदी जी का जनधन योजना का लक्ष्य भी एक यही था। अब बात करते हैं भारत में मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया। कब से? 2017 से। किस सरकार ने? मोदी सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी ने। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि ये जो पंचवर्षीय योजना था इसका प्रोग्राम या इस योजना को कहाँ से लिया गया था? तो सोवियत संघ से या रूस से, जिसे 2017 में बंद कर दिया गया। और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाती है। ऐसे प्रश्न पूछेगा कि अब तक कितने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जा चुका है? तो 12, और अंतिम तो 12वीं था। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात हम लोग कह सकते हैं कि भले ही सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर दिया हो, लेकिन भारत में आर्थिक विकास में इन पंचवर्षीय योजनाओं का अतुलनीय योगदान है। इन योजनाओं के माध्यम से ही भारत ने सीखा है कि कम संसाधनों की मदद से कैसे देश को विकास के रास्ते पर लाया जा सकता है। अगर आप देखें सिंपल बात है कि जैसे हम लोग स्टार्ट किए 1951 से लेके यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के से लेके और 2017 तक हम लोग कवर किए। मोटे तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि देश का 1951 में जो स्थिति था वो 2017 में नहीं है। और कैसे कैसे प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का एक अलग लक्ष्य रखा गया, एक अलग उद्देश्य रखा गया, और जिस उद्देश्य को पूरा करने में यह योजना सफल रही तो उस पंचवर्षीय योजना को सफल माना गया, और जो कम रही शायद जिस पंचवर्षीय योजना को असफल माना जा रहा है शायद उसी का वजह है कि कुछ कमियां आज भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही मान लीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वैसे भी हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर ही रहे हैं। तो खैर उसे हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड या इसमें कुछ डाउट अगर होता हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।